फ्रेंड्स, बेटा आज हम जिस चैप्टर के सारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो है चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया जाता है कि किसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, वो करंट जिसकी वैल्यू वेरिएबल हो। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, वो ईएमएफ जिसकी वैल्यू वेरिएबल हो। और कैसे वेरिएबल हो? ऑसिलेटिंग हो। देखो एसी का मतलब होता है ऑसिलेटिंग करंट। मतलब क्या है? जो ऑसिलेट करे। कौन ऑसिलेट करे? जिसकी वैल्यू ऑसिलेट करे, मतलब मिनिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू फिर मिनिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ग्राफिकली समझे तो ऐसे होता है, ऐसे वैल्यू बदलती है। ग्राफिकली समझे तो ऐसे भी बदलती है। ये सब ऑसिलेटिंग होते हैं। अगर मैं टाइम के साथ समझाना चाहूँ आपको, मान लो ईएमएफ देखते हैं, करंट देखते हैं, जो मर्जी, चलो करंट ही देखते हैं। करंट देखते हैं बेटा, इसके साथ टाइम के साथ देखो कैसे वेरिएबल होती है। देखो ये मिनिमम, फिर ये करंट हो जाता है मैक्सिमम। ईएमएफ के साथ ये होता है, फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम। नेगेटिव वैल्यू में ऑसिलेटिंग का मतलब होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव में भी आती है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी आती है। करंट अपनी डायरेक्शन यहाँ रिवर्स भी करता है एक टाइम के बाद, माइनस साइन। यहां भी देख लो मैक्सिमम वैल्यू को आई नॉट माइनस आई। अब पूरे टाइम में जो लगता है उसे पूरे साइकिल का टाइम कहते हैं, और आधे साइकिल को कहते हैं T/2। तब ये आधा T/4 और बीच का 3T/4। ये टाइम तुम्हारा 0, ये टाइम तुम्हारा T/4, ये टाइम T/2, ये टाइम 3T/4 और ये पूरा एक साइकिल। तो ऐसे वेरिएशन को हम कहते हैं ऑसिलेटिंग वेरिएशन। मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, नेगेटिव साइड मैक्सिमम, डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, फिर मिनिमम। मैक्सिमम जब शुरू हुए तो मैक्सिमम मिनिमम, फिर नेगेटिव साइड मैक्सिमम मिनिमम, फिर मैक्सिमम। और पूरे एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। व्हाट इज टी? टाइम पीरियड फॉर ईच साइकिल, कंप्लीट साइकिल, याद रखना। और ये जो ई है या आई है, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ alternating EMF and alternating current at any time t। जब ये वैल्यू हर पल बदल रही है तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जो किसी भी टाइम हमें करंट की वैल्यू बता दे, ईएमएफ की वैल्यू। तो अगर साइन को फॉलो कर रहे हो तो इक्वेशन होगा ई का ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखना, साइन का मतलब मिनिमम मैक्सिमम। ऐसे अगर वेरिएशन शुरू हुआ है 0 टाइम पे, मिनिमम से शुरू हुआ है, और किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी यू हैव टू गेट ईएमएफ, यू हैव टू गेट करंट। तो आप ऐसे निकाल सकते, यू कैन गेट लाइक दिस। और अगर वेरिएशन कॉस के फंक्शन में हुआ है, पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, तो वहां पे आप ईएमएफ कैसे निकाल सकते? ई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई कैसे निकालोगे? आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये ईएमएफ और करंट क्या है? एट एनी टाइम you get the EMF value and in any time you get the current value at any time t, किसी भी टाइम t पे। यहां पे E नॉट आई नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू, ये सब याद रखना। E नॉट आई नॉट कॉल्ड पीक EMF, आई नॉट कॉल्ड पीक करंट। और ओमेगा जो है वो ओमेगा, इसमें ओमेगा आ रहा है, ये ओमेगा निकलता है इस फॉर्मूले से 2π/t।
दोनों टी में फर्क समझ में आ गया। ये वो टाइम है जो चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बता रहे हैं, और ये वो टाइम है जो कंप्लीट साइकिल का टाइम होता है जिससे ओमेगा निकलता है। तो इस तरह हम इक्वेशन लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। अब हम बात करेंगे ध्यान से IRMS। अल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंट करंट नहीं है, ये एक वेरिएबल करंट है। तो वेरिएबल करंट में सारे वेरिएबल की एक आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वो निकालते हैं ऐसे, I0/√2, मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर। जब बहुत सारे वेरिएबल होते हैं तो उसकी एक आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर। ERMS, रूट मीन स्क्वायर, ईएमएफ निकालना है तो वही E0/√। और आरएमएस वैल्यू या आरएमएस ईएमएफ पता करना है एसी का, तो ये। फिर जब बहुत सारे वेरिएबल होते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू। तो मुझे अगर एसी की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 2I0/पाई। ईएमएफ की एवरेज वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला होता है 2E0/पाई। सब चीज हमेशा याद रखें। अब ये ध्यान देना, ये जो वैल्यू होती है इन फुल साइकिल में मिलती है। फुल साइकिल में हमें एवरेज वैल्यू फाइंड होती है, लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये हाफ साइकिल में। याद रखना, फुल साइकिल के बाद आई एवरेज 0 होता है, ई एवरेज 0 होता है। आफ्टर फुल साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑलवेज 0। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले आपने देखे अल्टरनेटिंग करंट के, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एसी सर्किट। टॉपिक बात कर रहे हैं एसी सर्किट। एसी सर्किट में नंबर 1 देखो, इस एसी सर्किट में अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये समझ जाना कि इसका मतलब यहां एसी फ्लो कर रहा, अल्टरनेटिंग करंट। तो इस एसी सर्किट में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। इसमें अगर ईएमएफ साइन को फॉलो करेगा, साइन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, मिनिमम से वेरी करेगा, तो करंट भी साथ साथ ही ऐसे ही फॉलो करता है। अगर एक साइन में तो दूसरा साइन में, अगर करंट का इक्वेशन कॉस में तो दूसरा कॉस में, दोनों साइन तो साइन, कॉस तो कॉस। और मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट पॉइंट, इस सर्किट में जो एवरेज पावर, कितना हमें एवरेज पावर मिलेगा ये भी पता करने को आएगा, व्हाट आई विल गेट द एवरेज पावर। उससे पहले मैं आपको एक और बताऊं, इस सर्किट में अगर मुझे कितना करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो करता है वो आरएमएस होता है, याद रखना। कि एवरेज वैल्यू तो होती नहीं है फुल साइकिल के बाद, तो जो हम करंट का डाटा लेते हैं वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो कितना आरएमएस वैल्यू इसमें फ्लो कर रहा है वो निकालने का फॉर्मूला है ERMS/R। ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो हर पल बदल रहा है, ये इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम, और ये पूरे साइकिल का सारे वेरिएबल का आरएमएस वैल्यू। एक फाई होता है, फाई को कहते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, जो यहां पे अप्लाई है। मतलब किसके बीच? करंट का मतलब ये तो हो गया तुम्हारा ERMS, वोल्टेज का मतलब हो गया ERMS, और करंट का मतलब हो गया IRMS। यहां पर जो फाई होता है याद रखना 0 होता है। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 0 होता है, मतलब दोनों साथ साथ वेरी करते हैं, एक ही टाइम पे मिनिमम, एक ही टाइम पे दूसरा मैक्सिमम। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, यहां हमें क्या एवरेज पावर मिलता है या क्या नेट पावर मिलता है इस सर्किट से आउटपुट के रूप में, इलेक्ट्रिकल पावर। फॉर्मूला है ERMS IRMS, या फिर E²/R, या फिर I²/R। अगर आप IRMS में तो फॉर्मूला ये होता है, अब IRMS को ERMS/R लिखोगे तो ये बन जाएगा
ERMS को IR लिखोगे तो ये बन जाएगा, सारे फॉर्मूले हैं, ये RMS करंट, दोनों करंट में है, ये EMF में और ये करंट में है। तो ये जो था वो AC सर्किट, ये जो था बेटा वो क्या था, AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस। दूसरी बात करेंगे हम AC सर्किट हैविंग इंडक्टेंस, यानी उस AC सर्किट में अगर कॉइल लगा हो तो क्या होता है। तो वही बात आ गई बेटा, IRMS फ्लो कर रहा है, AC है, और अब ये कॉइल है, कॉइल का क्या होता है, इंडक्टेंस। कॉइल में क्या होता है, इंडक्टेंस, रजिस्टर में रेजिस्टेंस। तो कुछ बातें बता दूं ध्यान से, जब हम AC सर्किट में कॉइल लगाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, EMF का इक्वेशन अगर हम साइन में लेते हैं तो करंट का इक्वेशन कॉस में आता है, और वो भी माइनस कॉस में। माइनस कॉस का मतलब ये हो गया कि अगर EMF मिनिमम से वैल्यू शुरू करेगा तो उसी समय करंट मैक्सिमम पे होगा, और नेगेटिव मैक्सिमम का मतलब नीचे साइड पर नेगेटिव मैक्सिमम में होगा, तो ये मिनिमम होगा। उल्टा चलती है, यहाँ कहानी साथ साथ चलती थी, यहाँ उल्टी कहानी है, एक मिनिमम तो दूसरा मैक्सिमम है, दूसरा मैक्सिमम तो पहला मिनिमम, याद रखना। यहाँ पर एक बात और मैं बताऊं, यहाँ जो फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के बीच वो π/2 होता है, और यहाँ एवरेज पावर इस सर्किट में 0 मिलता है, कोई भी आउटपुट पावर नहीं मिलती। देखो ना, साइन कॉस में, तो कॉस को अगर तुम साइन में कन्वर्ट करोगे तो एक्स्ट्रा एंगल π/2 आ जाएगा, तो एक बना के कंपेयर करोगे तो फेज डिफरेंस π/2 आ जाएगा। यहां पर और मैं आपको एक बात बता देता हूं ध्यान से, यहां पे कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। कॉइल का अपना रेजिस्टेंस, जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, कॉइल का भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसके हम इसे रिएक्टेंस कहते हैं। तो x के नीचे छोटा सा l, इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका भी एक फॉर्मूला है 1/ωL, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी लिख सकते हो आप, 2πfL। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो, एक सेकंड में कितने साइकिल बने, जैसे एक सेकंड में ऐसे 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 100 साइकिल बन गए, 100, तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो दैट वाज द AC सर्किट इंडक्टेंस। फिर अगर आपसे पूछो IRMS क्या होगा, क्या जवाब दोगे बेटा, ERMS अपॉन रेजिस्टेंस के जहां पे क्या लेंगे, X, E/R होता है, बट यहां रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, XL, यहां पे रिएक्टेंस बोला जाता है। थर्ड AC सर्किट है, ध्यान से देखना, AC है, IRMS जा रहा है, और ये कैपेसिटर है, AC सर्किट हैविंग कैपेसिटर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें EMF को अगर हम साइन में फॉलो कराते हैं, EMF तो हमेशा मिनिमम से ही वेरी करता है, साइन के वैल्यू, साइन के एक फंक्शन में ग्राफ बनता है, तो करंट भी यहाँ कॉस में होता है, बट फर्क है कि प्लस कॉस में। का क्या मतलब हो गया, जब EMF मिनिमम से वेरी करेगा तो उस समय करंट मैक्सिमम से डाउन आएगा, और एक मिनिमम तो एक मैक्सिमम यहां भी चलता है। यहां भी फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा, π/2, इसके बीच करंट और वोल्टेज के बीच। यहां भी कोई पावर नहीं मिलता, नो आउटपुट पावर, नो नेट पावर, कोई पावर आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल पावर कैपेसिटर के थ्रू नहीं मिलता है। कैपेसिटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम रिएक्टेंस कहते हैं, XC कहते हैं, XC। उसे कहते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके रेजिस्टेंस को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये बेसिकली है क्या, है रेजिस्टेंस ही, बट इसे रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, वैसे सही करूंगा मैं, इसका फॉर्मूला होता है ω/L, 2πfL, उल्टा लिख दिया था, राइट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ωc, यहाँ 1/, 1/ यहाँ ω/L होता है, सिर्फ ω/L, और यहाँ होता है 1/ωc, तो बेटा याद रखिएगा। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये हमने देखा AC सर्किट विद रेजिस्टेंस, AC सर्किट विद इंडक्टेंस और AC सर्किट विद कैपेसिटर। अब हम बात करेंगे
फोर्थ एसी सर्किट का, जिसमें तीनों एलिमेंट होंगे, इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा, और एक अल्टरनेट सोर्स होगा। LCR सीरीज में तीनों एलिमेंट, यहां से क्या चल रहा है, IRMS। तो यहां क्या बताया गया मेरे बच्चे, जब तीनों एलिमेंट होते हैं तो तीनों का एक नेट वैल्यू होता है, तीनों रेजिस्टेंस का एक नेट वैल्यू होता है, याद रखना, इसे हम इंपीडेंस कहते हैं। नेट वैल्यू ऑफ इसके रेजिस्टेंस को क्या कहोगे, XL, XC और R। इंपीडेंस निकालने का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस RS। ये इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस इज द नेट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस, के रिएक्टेंस का और रेजिस्टेंस। तो याद रखना। फिर यहां जब करंट निकालेंगे तो IRMS इज इक्वल टू क्या, ERMS अपॉन Z लेंगे। क्यों, जब एक से ज्यादा एलिमेंट है तो इंपीडेंस होता है, तो Z लेते हैं। ध्यान से सुनते रहना। फिर यहां पर क्या है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई सबका वोल्टेज बताओ, तो वोल्टेज ऑफ कॉइल क्या होगा, तो क्या होगा, I इंटू R के पैटर्न पे लोगे तो IRMS इंटू XL। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, तो I इंटू इसका रेजिस्टेंस लेंगे, I तो सब में सेम होगा, सीरीज है। वोल्टेज IR किसका, R कॉइल का XL। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा अगर कोई पूछ दे, तो IRMS इंटू Z निकालो, I निकालो, उसके बाद सबका वोल्टेज भी निकाल सकते हो। जब सबका वोल्टेज आ जाता है तो यहां पे फिर एक बात याद रखना, नेट वोल्टेज कैसे निकाला जाए। तो नेट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR। तीनों का नेट वोल्टेज, नेट रेजिस्टेंस को तो हम इंपीडेंस कहते हैं, बट नेट वोल्टेज को हम कुछ नहीं कहते, सब चीज याद रखना। फिर यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस। आपको पता है किसके बीच, करंट और नेट वोल्टेज के बीच। यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड नेट वोल्टेज, क्योंकि अब एक से ज्यादा एलिमेंट उनका नेट लिया। तो फाई निकालने का फॉर्मूला बहुत सारा है, tan के थ्रू निकालेंगे तो tan इनवर्स मॉड में लेते हैं XL माइनस XC बाई R। अगर डिग्री में आ गया तो ठीक, वरना इनवर्स में छोड़ देते हैं। और अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है, रिएक्टेंस नहीं वोल्टेज के थ्रू, तो VL माइनस VC बाई V से क्या निकाल देते हैं हम, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फेज डिफरेंस को ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, अब यहां पे एवरेज पावर कैसे निकाला जाए, तो क्या है, ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। फाई तो वही फेज डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है एवरेज पावर निकालने। इस सर्किट में जहां एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो वहां फेज डिफरेंस, जैसे सिर्फ रेजिस्टेंस था तो फेज डिफरेंस 0 था, सिर्फ कॉइल और कैपेसिटर था तो फेज डिफरेंस 90 था, लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट रहते होते हैं फेज डिफरेंस कुछ और ही होता है, जो हम ऐसे निकालते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो, IRMS को अगर ERMS बाई Z लिख दें यहां पर, तो ये फॉर्मूला ऐसा भी बन जाए। और E को अगर हम I इंटू Z लिख दें तो ये ऐसा भी बन जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, एवरेज पावर में। दोनों करंट, EMF करंट दोनों आ रहा है, इसमें सिर्फ EMF है, इसमें सिर्फ करंट। फिर यहां पे मैं एक टर्म बताऊंगा, इस तीनों पावर के फॉर्मूले में एक टर्म कॉस फाई आता है, इस कॉस फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब पावर फैक्टर भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अगर अलग से निकालना चाहो, या तो अगर आपको फाई पता है तो ठीक है, और फाई अगर नहीं पता है और रेजिस्टेंस और इंपीडेंस की मदद से भी आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो दैट वाज द एसी सर्किट हैविंग ऑल 3 एलिमेंट्स। अब यहां पर यही बोलेगा कि अगर ये सर्किट रेजोनेंस में आए तो क्या हो।
तो क्या मतलब होता है एसी सर्किट हैविंग सीरीज एलसीआर सर्किट इन रेजोनेंस। तो अगर बोले कि यही एसी सर्किट अगर रेजोनेंस में आ जाए तो क्या होता है, तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो करंट इसमें जा रहा है IRMS वो मैक्सिमम हो जाए। रेजोनेंस का मतलब जो पावर एवरेज मिला है वो भी मैक्सिमम हो जाए। रेजोनेंस का मतलब ये हो गया कि फेज डिफरेंट करंट और वोल्टेज के बीच 0 डिग्री हो जाएगा। रेजोनेंस का मतलब ये हो गया कि जो इंपीडेंस है वो सिर्फ R के बराबर होगा। रेजोनेंस में क्या होता है, दोनों का रिएक्टेंस सेम हो जाता है, XL और XC सेम हो जाता है, तभी तो XL और XC सेम होगा, तभी तो Z बराबर सिर्फ R बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तभी तो ये 0 फाइव भी 0 डिग्री आ जाएगा। इसमें और क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, रेजोनेंस में पावर मैक्सिमम, IRMS मैक्सिमम, ये सब चीज याद रखना। यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। कैसे, cos फाइव पावर फैक्टर होता है 501, Z इजकल टू R, यहां से भी देखो 1, ये सब सारी बातें रेजोनेंस में हो, जो करंट फ्लो करता है ना वो इसमें वो मैक्सिमम हो जाता है। रेजोनेंस में अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं तो क्या होगा, ERMS इंटू IRMS। रेजोनेंस के समय जो IRMS होगा वो ERMS अपॉन Z नहीं होगा, सिर्फ R होगा। यहाँ Z इजकल टू R, भले ही 3 एलिमेंट हो बट Z की जगह सिर्फ R लिया जाता है, वैसे लिया जाता है जैसे सिंगल रेजिस्टेंस में लिए जाते, सब चीज याद रखना। तो रेजोनेंस में बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ERMS IRMS cos फाइव, तो cos फाइव सब जगह 1 कर दो तो सारे फॉर्मूले रेजोनेंस में आ जाएंगे, और Z इजकल टू R कर दो इसी फॉर्मूले में। क्या क्या फॉर्मूला हो गया, और क्या फॉर्मूला हो गया। तो ये जो फॉर्मूले देख रहे हो ये भी सीरीज एलसीआर सर्किट है, लेकिन ये रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में सारी कहानी वैसे ही आ जाती है जैसे होती थी किसमें, याद करो, जब सिंगल एलिमेंट रेजिस्टेंस वाला होता था वही सारी स्टोरी रेजोनेंस में आ जाती है। मतलब है कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होंगे बट इट आई विल कंसीडर कि वो है ही नहीं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है, सिर्फ रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस के समय जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो एक स्पेशल वैल्यू के बराबर होती है 1/LC, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी एक अलग वैल्यू के बराबर होता है 1/2π√LC। तो जब सर्किट रेजोनेंस में होते हैं बेटा तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है स्पेशल वैल्यू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अगर बोला जाए तो सिर्फ ये फॉर्मूला। ये सारी कहानी रेजोनेंस में होती है। ये जितनी भी स्टोरी आपने देखी ऑल स्टोरी फॉर द रेजोनेंस, जब सर्किट रेजोनेंस में होंगे LCR तब ये सब फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। कितने सर्किट आपने पढ़ लिए, 4 तरह के सर्किट पढ़ लिए, 5वां सर्किट हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप खुद से देखो, का नाम है LR सर्किट, IR। LR में साफ दिख रहा है, LR में कैपेसिटेंस नहीं है, यानी यहाँ पे XC को 0 करेंगे, वोल्टेज है तो VC को 0, तो Z क्या हो जाएगा, जब आप XC को 0 कर दोगे तो फॉर्मूले में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो XC तो लेना ही नहीं, यहाँ पे फॉर्मूले में से XC को हटा दो। V नेट क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ कॉइल का स्क्वायर प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पे फेज डिफरेंस अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अगर आप रिएक्टेंस के थ्रू निकालना चाहते हो L/R, अगर आप वोल्टेज के थ्रू निकालना चाहते हो फेज डिफरेंस tan इनवर्स VL/VR। ये सब पॉइंट, यहाँ पे IRMS कैसे निकालोगे बेटा, एक बार ERMS तो दे ही रखा होता है वोल्टेज अपॉन Z, तो Z निकलेगा वो रख देंगे। तो ये सब चीजें कब होती हैं आपको पता है, जब यहां पर LR 2 एलिमेंट आ जाए, ठीक है। पावर निकालने की बारी है तो कैसे निकालेंगे पावर, पावर फैक्टर cos फाइव R/Z, पावर भी निकाल, वही सारा पैटर्न। ये सब कब होता है, जब आपके पास छठा सर्किट है आपके सामने है, इसमें दो, अब पहले हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट लिया, अब तीनों लिया, अब दो दो लेके चल रहे हैं। इसमें देखो ये AC है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ये IRMS फ्लो कर रहा है।
चलो यहां पर एल नहीं है तो एक्सएल नहीं लेंगे और वीएल नहीं लेंगे, तो जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ही नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। पाई कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स एक्स सी बाई आर। वोल्टेज के थ्रू कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स वी सी बाई वी आर। याद रखें, आई आर एम एस तो निकल ही जाएगा, एक बार जेड निकल गया तो आई आर एम एस भी निकल जाएगा, ई आर एम एस बाई। सारे पैटर्न वही हैं जो आपने पढ़े थे, बस फॉर्मूला वही है, जो एलिमेंट नहीं है उसको मैं जीरो ले रहा हूं। सातवां था 7 टाइप्स ऑफ, क्या आपको साफ दिख रहा है, एलसी सर्किट। तो यहां तो हाई नहीं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जीरो लेंगे, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस जीरो लेंगे। तो अगर आप ये दोनों को ले जीरो चलोगे तो यहाँ पे Z का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सोचो, एक्सएल माइनस एक्सी। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और रूट, तो आर को हटाओ तो ये बच जाएगा, रूट से स्क्वायर करके ये बच जाएगा। ही नेट वोल्टेज ऑफ कॉइल माइनस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ऑब्वियसली फेज डिफरेंस की हम बात करें, अगर यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होगा, tan इनवर्स क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्स बाय आर होता है ना, तो एक्सएल माइनस एक्स बाय आर, देखो ध्यान से, देखो थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस बाई आर। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, आर तो जीरो है तो ये तो हो गया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, ये तो इन्फिनिटी में चला गया। तो tan इन्फिनिटी कब होता है, tan इसका मतलब ये होना कि फाई इक्वल टू कितना आ गया बताना, पाई बाई 2। tan 90 तो इन्फिनिटी होता है इधर लाओगे तो, यहाँ फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई 2। और सब जगह तो निकालना पड़ेगा, कुछ अलग एंगल आएगा, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो। फिर आई आर एम एस निकालना है तो आराम से निकाल दोगे, जेड एक बार निकल जाए तो वो तो आपको हर जगह पता है, ई आर एम एस बाई जेड। और यहाँ पे एवरेज पावर जीरो होता है, क्या फॉर्मूला था पावर का, ई आर एम एस आई आर एम एस, याद है, बेस कॉस फाइव, तो 590 होगा तो कॉस 90 जीरो। और ऐसे भी जब रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पावर नहीं देता, पावर रेजिस्टेंस के थ्रू ही आता है, ना तो कॉइल के थ्रू आता है ना तो कैपेसिटर के थ्रू आता है। ये सब एलसी सर्किट की बात थी। अब एंड कर रहा हूं मैं क्लास, बहुत एंड पे आ गया। अब टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल होते हैं, आप डिटेल में पढ़ना, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। दो तरह के कॉइल होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों, एक इधर होता है इनपुट की तरफ और एक उधर होता है आउटपुट की तरफ, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। एक से इनपुट आता है, एक से आउटपुट आता है। ईपी, आईपी, एनपी, अगर ये लिखूंगा तो इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी ईएमएफ, मतलब इनपुट, जो इनपुट किया जा रहा है, इनपुट वोल्टेज। आईपी प्राइमरी करंट। एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। मैंने कहा ना दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी उसे जिससे इनपुट सप्लाई होता है और सेकेंडरी उससे जिसमें हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट लगाते हैं, जिसके साथ आउटपुट लेने के लिए पार्ट जोड़ा जाता है, आउटपुट के कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो इनपुट वोल्टेज प्राइमरी बोलो, इनपुट बोलो, इनपुट करंट बोलो इसे। और अगर मैं ईएस लिखूंगा, आईएस लिखूंगा, एनएस लिखूंगा, तो इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से। सेकेंडरी वोल्टेज या ईएमएफ, सेकेंडरी करंट, और ये नंबर ऑफ टर्न्स
इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी ईएमएफ को हम क्या कहेंगे? आउटपुट या ईएमएफ। इसे क्या कहेंगे हम? आउटपुट करंट। जो सेकेंडरी है वो आउटपुट होता है। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर करता क्या है आपको पता है? लो वोल्टेज, अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लो है तो हाई कर देगा, और हाई को लो भी कर सकता है। तो जो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यहां पे याद रखना, स्टेप अप में क्या होता है बेटा? आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज्यादा होता है। स्टेप तभी बनता है स्टेप अप जब सेकेंडरी टर्न्स, जब उधर जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा हो, याद रखना। और यहां पे एक बात मैं आपको और समझाऊंगा कि जो रेशियो होता है दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स का, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स का और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स का, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। याद रखना। और यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, जब ये सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और प्राइमरी में कम होंगे तो ये रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। तो ये सारी पहचान याद रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। और जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दें उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। स्टेप डाउन। सिर्फ 5 मिनट की क्लास और है बेटा, बस एंड में हूं मैं, 2 से 4 मिनट, ठीक है, खत्म कर रहा हूं क्लास। तो इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हाई को क्या कर दे? लो को बदल दे। याद रखना, हाई को लो में। यहां पर आउटपुट हाई को लो में बदल दोगे तो जो आउटपुट वोल्टेज है ऑब्वियसली कम हो जाएगा। और यहां पर ये तभी होगा जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स यहां कम होते हैं। याद रखना, यहां सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम होते हैं, उधर के टर्न्स कम हो जाते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो भी 1 से कम हो जाए। ये सब किसकी पहचान है? अब ट्रांसफार्मर की कोई पूछे क्या, एक फॉर्मूला याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज बराबर सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। और करंट में अगर रिलेशन होता है प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट। सारे के सारे सवाल इस पे हो जाते हैं। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज, टर्न्स में भी सेकेंडरी बाय प्राइमरी टर्न्स, और करंट के रेशियो में उल्टा लिया जाता है। रिलेशन होता है चार, सभी दोनों के ईएमएफ में, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स में, या दोनों के करंट में। फिर अगर बोला जाए इफिशियंसी निकालो ट्रांसफार्मर की, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब पावर को आप जानते हो, लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट, पावर होता है ना E इंटू आई। आउटपुट में सेकेंडरी लेंगे और इनपुट में प्राइमरी लेंगे। ये सब फॉर्मूले हैं ट्रांसफार्मर के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा याद रखना है। यही है आपका ट्रांसफार्मर। लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर रहा है स्टेप अप, हाई को लो में डाउन कर रहा है स्टेप डाउन। और ये रिलेशन होता है आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, इनपुट करंट आउटपुट करंट, और ये एफिशिएंट। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस खत्म कर रहे हैं बेटा, नाम है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर वो है जो जनरेट करने वाला, ये अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जनरेट करता है, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं इसमें इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन। और जो हम बता रहे थे आपको एसी जनरेटर के बारे में, ये क्या करता है? इट जनरेट ऑल्टरनेटिंग करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से तो करंट आता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? याद रखना,
इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। में कॉइल होता है, कॉइल के घूमने से फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस EMF आता है जिसका नेचर अल्टरनेटिंग होता है। डिटेल में वीडियो है। यहाँ सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। थोड़ा सा यहाँ पे पूछेगा जब ये AC जो जनरेट होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जनरेट होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना NVA ओमेगा। N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, P का मतलब है वहां पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तभी तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के हो ही नहीं सकता ये क्या इंडक्शन EMI। A होता है जो कॉइल घूमता है उसका एरिया, और ओमेगा होता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर, क्योंकि जब कॉइल घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। कभी कभी ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की मदद से भी निकाल सकते हैं 2πf। तो AC जनरेटर में ज्यादातर यही पूछता है कि जब वो AC जनरेटर जो जनरेट करेगा तो कितना मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, फिर पूछेगा कितना मैक्सिमम करंट भी पूछ सकता है। तो एक बार मैक्सिमम वोल्टेज निकाल दोगे तो उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो मैक्सिमम करंट भी आ जाएगा। इससे ज्यादा, ये R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, जो कॉइल रोटेट करता है, यही फॉर्मूले हैं, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर के जितने भी मेन कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट सारे मैंने बता दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, मैंने एंड कर दिया। बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।